and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. लेबनान मुस्तकिल सीरिया के बाद ख़बरों का मरकज़ बना हुआ है और रीज़न ये है कि सीरिया में रजीम चेंज हो चुकी है. बशर असद जो हैं वो वहाँ से जा चुके हैं. उनकी फ्रेंडली जो आर्मी थी वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड है और वहाँ इस वक्त एक सिविल वॉर चल रही है. Now this is all part of the grand design of remapping the Middle East. और इसमें जो अलायंस है गल्फ़ कंट्रीज़ में से सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई एंड यूएस, वो कम्प्लीटली इस सारी रीमैपिंग में और रीथिंकिंग जो की जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली जो रिजीम चेंज की जा रही है उसमें वो साथ खड़े हैं इज़राइल के. इज़राइल के जो एग्रेशन है वो जारी है, नॉट ओनली इन गाज़ा. इन फैक्ट हिज़्बुल्लाह के साथ तो मुस्तकिल उनकी स्कर्मिशेस चल रही हैं और जब उनके साथ नहीं डायरेक्टली कोई लड़ाई हो रही होती तो भी लेबनान पे वो एक बिल्कुल ब्लैंकेट बम्बारमेंट कर रहे हैं मुस्तकिल. इस सारी सिचुएशन में इस वक्त लेबनान इज़ वेरी वीक और उसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो बिल्कुल एक वैसी ही गवर्नमेंट की फॉर्मुलेशन की तरफ आ जाए या गवर्निंग सिनेरियो की तरफ आ जाए जैसा सीरिया में इस वक्त हो चुका है. उसमें जो डिसआर्मामेंट प्लान है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है. डिसआर्मामेंट मींस कि हथियार फेंक दें और वो ये किसको कह रहे हैं, वो ये हिज़्बुल्लाह को कह रहे हैं. इस सिलसिले में यूएस एनवॉय जो हैं वो इस वक्त लेबनान में मौजूद हैं और कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसके बाद वहाँ काफ़ी रिएक्शन आया वहाँ की सिविल सोसाइटी की तरफ से, वहाँ के जर्नलिस्ट की तरफ से. बिकॉज as I always say, the way US acts is as if सारी दुनिया का वो एक पुलिस मैन है और वो भी मॉरल पुलिस मैन है और जो वो कह रहा है वो ठीक कह रहा है और उसमें it is becoming more and more authoritarian. प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ तो हम क्या ही जाएं, एक सिंपल एनवॉय या एम्बेसडर का भी जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे क्या माइंडसेट पाया जाता है. एंड विद इन द क्लोज सर्कल्स ऑफ द पॉलिटिकल क्लोज सर्कल्स ऑफ यूएस लिखने वाले एनालिस्ट सब ये डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर अथॉरिटेरियन. तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये होता है, यू आर नॉट बिकमिंग मोर एंड मोर अथॉरिटेरियन, यू वर ऑलवेज अथॉरिटेरियन. बिकॉज जिस किस्म की चीज़ें हिस्ट्री में विटनेस की हैं हमने वो हमेशा से वही माइंडसेट है यूएस का. और ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है टू डिस्कस कि वो कौमें जिन्होंने ज़्यादातर कॉलोनियल दौर गुजारा है, जिनके ऊपर ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म ने हुकूमत की है, उनके ऊपर वो मुसल्लत रहा है, हाउसोएवर यू वांट टू पुट इट, जब वहाँ से एक कॉलोनियल पावर जाती है तो वो वहाँ पे ख़ुद उसी माइंडसेट के साथ हुकूमत करना शुरू हो जाते हैं और दुनिया को भी वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. इस पे काफ़ी एकेडमिक लोग जो हैं वो डिबेट भी करते हैं, इसमें बिलीव भी करते हैं. और उसकी एग्जांपल है कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म रहा, जहाँ जहाँ डच कॉलोनियलिज़म रहा, वहाँ पे लोग जो आम लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो अभी तक अथॉरिटेरियन माइंडसेट को फाइट कर रही है. क्योंकि बेशक वहाँ पे उस इम्पीरियल पावर के जाने के बाद जो वहाँ के लोकल लोग भी हुकूमत में आते हैं, उन्होंने इतना क्लोजली काम किया होता है विद द इम्पीरियल पावर्स और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कि वो माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हैं. वो कोई इतने प्रो पीपल नहीं रहते. दे थिंक वंस दे आर इन द गवर्नमेंट इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, तो दिस इज़ हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव. एनीवेज़, अब यही रिफ्लेक्ट किया कल टॉम बैरक जो यूएस एनवॉय हैं उनके रिमार्क्स में. और आई विल रीड टू यू द एग्जैक्ट स्टोरी. US envoy prompts outrage in Lebanon after telling media to act civilized. कि वो मीडिया को कह रहे थे कि you have to act civilized. Tom Barrack's remarks to journalists trigger calls for an apology and media boycott. थोड़ी सी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो टॉम बैरक जो हैं वो हैं तो US एनवॉय, लेकिन लेबनान से ही उनका ताल्लुक़ है. ताल्लुक़ से मेरी मुराद है कि वो वहीं से उनके फोर फादर्स बिलोंग करते हैं. सो ही हैज़ अ कनेक्शन एंड ही इज़ अ टॉप US diplomat who triggered outrage and calls for an apology in Lebanon after telling a group of local journalists to act civilized. Tom Barrack, the United States ambassador to Turkey and the special envoy for Syria, made the comments on Tuesday after meeting the Lebanese President Joseph Aoun in Beirut to discuss the plans for the disarmament of Hezbollah.
Briefing the local media after the meeting, Barak, who himself is of the Lebanese descent, talked to reporters in a way where he thought that they are shouting for questions, and in the end he said that we are going to have a different set of rules here. Please be quiet for a moment. اور اس کے بعد انہوں نے کہا all I want to tell you something, the moment this starts becomes chaotic like animalistic. انہوں نے کہا this is becoming chaotic and this is becoming animalistic. We are gone. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو so you want to know what's happening? Act civilized, act kind, act tolerant, because this is the problem with what is happening in the region. یہ بہت ہی I don't know how to put it. مطلب who talks to the local people like that, and who are you to talk to local people like this? But this is again the behavior. بہت سارے ڈپلومیٹ سے جن سے ہماری بھی ایز جرنلسٹ ملاقاتیں ہوتی ہیں, we read between the lines کہ the choice of words, the body language. کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, بہت ان کو ڈپلومیٹک مینرز بھی آتے ہیں, اینڈ نو میٹر ہاؤ ایکچولی وہ ذہن میں آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں, ان کو ایٹ لیسٹ اسے فیک کرنا آتا ہے, بیکاز یہی ان کا کام ہے. ڈپلومیسی از آل اباؤٹ گڈ پازیٹیو باڈی لینگویج, جس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کنوے کرتے ہیں اور دوسروں کی سنتے ہیں. اینی وے, حزب اللہ کی ڈسارممنٹ کے اس پلان کی طرف آتے ہیں. یہ ایک نیا پلان نہیں ہے, اس کی بہت پہلے سے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے حزب اللہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ ہتھیار پھینک دے. حزب اللہ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ان کے جو چیف ہیں نعیم قاسم, انہوں نے لیبنان کی گورنمنٹ کو ایکیوز کیا ہے کہ آپ بالکل ہینڈ اوور کر رہے ہیں ملک اسرائیل کو, یا اسرائیل کے ساتھ جو ممالک کھڑے ہیں, بائی پشنگ دا گروپ ٹو ڈسارم. ہم تو وہ ہیں جو آپ کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں ویپنس چاہیے. تو جب آپ ہمیں ڈسارم کرنے کو کہتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو جو مرضی کرتا رہے, ہم ہتھیار پھینک دیں. انہوں نے یہ بھی کہا ایک ٹیلیوائزڈ ایڈریس میں اسی فرائیڈے کو, آفٹر میٹنگ ایرانز ٹاپ سیکیورٹی چیف, کہ تہران ہیز لانگ بیکڈ دا لیبنیز آرمڈ گروپ, اور جب تک ہمیں ان کی حمایت حاصل ہے ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے. پرائم منسٹر جو ہیں لیبنان کے, نواف سلام, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حزب اللہ ہے ان کا یہی پرابلم ہے. دس از اے ویلڈ تھریٹ آف سول وار. انہوں نے کہا آپ تو ہمیں سول وار کی دھمکی دے رہے ہیں کہ جب تک ہمیں ایران سپورٹ کرتا رہے گا ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے. نو ون ان دا لیبنان, ان کے الفاظ یہ تھے کہ نو ون ان دا لیبنان ٹوڈے وانٹس اے سول وار, اینڈ اینی تھریٹس اور انٹیمیڈیشن آف سچ اے وار آر کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل. تو حزب اللہ اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ایک طرح سے وہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اس معاملے پہ. اب اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں جاتے ہیں کہ واٹ ہیز ہیپنڈ اور یہاں تک معاملہ کیسے پہنچا ہے. لیبنان کو اگر یہ کہا جائے کہ 20th سینچری کی ورسٹ سول وارز کوئی 15 ایئرز سے اس نے وٹنس کی ہیں بٹوین 1975 اینڈ 1990, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس سول وار نے تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو ہیں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں. اگر ایسٹیمیٹس کی بات کریں تو تقریباً 17,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں. سو اٹس اے بگ نمبر. اور اسرائیلی آرمی جو ہے اس نے بھی لیبنان کے کچھ ایریاز کو آکیوپائی کیا ہوا ہے, ابھی تک کیا ہوا ہے. ماضی میں بھی وار چلتی رہی ہے اسرائیل کے ساتھ وقتاً فوقتاً, لیکن 1982 میں تو اسرائیل نے ایک فل بلون انویژن کی کوشش کی, اور اس کے بعد دوبارہ سول وار ہوئی, اور 1982 سے لے کے 2000 تک ایک جو سول وار کی صورتحال ہے اس میں اس سے بھی زیادہ لوگ مسنگ ہوئے اور شہید ہوئے. اور فائنلی جو نکلا وہاں سے اسرائیل, وہ حزب اللہ کے ساتھ مستقل اس کی مزاحمت چلتی رہی, جس کے بعد 2000 میں وہ وہاں سے نکلا. اور اس لیے حزب اللہ بہت کریڈٹ لیتا ہے کہ جو لیبنان کو سوورن ابھی تک ہم نے رکھا ہوا ہے وہ اٹ از بیکاز آف اس. اور ہمیں جو بیک کرتا ہے ایران, جو لیبنان کی سیکیورٹی ہے, اٹ از بیکڈ بائی اس. اب حزب اللہ جو ہے وہ اس کو بہت نقصان پہنچا ہے جو پچھلے سال سے اسرائیل کے ساتھ وار چل رہی ہے. خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے لانگ ٹائم لیڈر حسن نصر اللہ جو ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا اسرائیل نے ایک میسو
स्ट्राइक में बैरूत में। नाउ अंडर US प्रेशर जो लेबनीज़ गवर्नमेंट है, इट हैज़ ऑर्डर्ड द आर्मी कि वो एक ऐसा प्लान बनाएं जिसमें जो प्रोटेक्शन है, जो सिक्योरिटी है ऑफ लेबनन, उसकी कोई और शक्ल सामने आए, और ये जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसको हम डिसआर्म कर सकें, इसको हम किसी तरह उस नई आर्मी में, उस नई प्लान में मर्ज कर सकें। लेकिन शर्त क्या है कि हिजबुल्लाह हथियार फेंक दे। नाउ ईरान हुज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इंक्लूड्स हिजबुल्लाह, आपको पता है एक हिजबुल्लाह है, एक हमास है, हुसीस हैं, इसको ईरान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, इजराइल इसको एक्सेस ऑफ ईवल कहता है। तो ये जो पिछला एक साल गुजरा है इसमें हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान हुआ है, सीरियस सेटबैक्स हुए हैं। मोस्ट रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि इवन US जो इन्वॉल्व हो गया न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करने में। सो जो ईरान और ईरान से रिलेटेड जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो काफ़ी उनको सेटबैक पहुंचा है। अब हिजबुल्लाह के जो लीडर हैं कासिम, उनका ये कहना है कि ये हमारी एक नेशनल लड़ाई है एंड द नेशन स्टैंड्स टुगेदर, हम डिग्निटी के साथ इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे ही इसकी रीबिल्डिंग करेंगे, सॉवरेन तरीके से लेबनान को दोबारा से बिल्ड करेंगे। और अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं रीबिल्डिंग ऑफ लेबनान में या रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लेबनान में, उसी फॉर्मूले पे जिस पे इराक़ चला, जिस पे अब सीरिया चल रहा है, तो हमारी कोई सॉवरेंटी नहीं रहेगी। और अगर हमारी सॉवरेंटी आज चली जाती है तो फिर आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि जिस अमन का हमसे वादा किया जा रहा है वो अमन हमें नहीं मिलेगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इज़राइल फ्रेंडली यहाँ पे गवर्नमेंट्स इंस्टॉल की जाएंगी और जो हमारे पास थोड़ी बहुत फ्रीडम है वो भी नहीं रहेगी। सो वी हैव टू कन्फ्रंट दीज फोर्सेस और हमें इनको हर हाल में एलिमिनेट करना है। ये हिजबुल्लाह का मौक़िफ़ है। रीसेंट टाइमलाइन ऑफ द इवेंट्स इस सारे मामले में जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी देंगे हमें, तो उसको देख लेते हैं। ये जब से गाज़ा वॉर 7 अक्टूबर 2023 से स्प्रेड हुई है, हिजबुल्लाह की तकरीबन डेली बेसिस पे क्रॉस बॉर्डर एस्केलेशन होती रही है इज़राइल के साथ। और 2024 और 25 के बीच में 14 मंथ्स में सिर्फ इज़राइल और हिजबुल्लाह ने 2006 के बाद शायद सबसे सीरियस जंग लड़ी है आपस में। आपको याद होगा सितंबर 2024 में इज़राइल कैरिड आउट पेजर अटैक्स, जो वो कम्युनिकेशन सिस्टम था हिजबुल्लाह के लोगों का, वो पेजर्स के ज़रिए से कम्युनिकेट करते थे, बिकॉज़ उनका ख्याल था कि मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट सेफ़, वो तो हैक हो जाते हैं कम्युनिकेशन। आपको पता है इज़राइली सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर पैगासस बहुत मशहूर है कि वो तो बहुत इजीली हर तरह की कम्युनिकेशन को हैक कर लेता है, तो इसलिए वो पेजर्स को अपना मोड ऑफ कम्युनिकेशन रखते थे। तो वो जो एक्सप्लोसिव्स थे दे वर हिडन इन हिजबुल्लाह's कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब ये भी एक सवाल है, बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह ईरान में उनके टॉप कमांडर्स जो हैं उनको उनके घरों में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, और उसके बाद वहाँ के कई कमांडर्स ये कहते हैं कि हमारे फ़ोन नंबर्स पे, जो कि बड़े प्राइवेट नंबर्स होते हैं टॉप टियर जनरल्स के, इरानियन स्पीकिंग ऐसे लोगों की कॉल्स आईं जो असल में कम्युनिकेट इज़राइल में बैठ के कर रहे थे, और हमें धमकियाँ दी गई कि आप सरेंडर कर लें वरना आपका भी यही अंजाम होगा, हम आपको बिल्कुल टारगेटेड असैसिनेशन के ज़रिए से मार सकते हैं। तो जाहिर है अगर ईरान के बारे में ये बात हो रही है कि वहाँ पे मोसाद पेनिट्रेट कर गई है इनटू इरानियन पीपल, तो अगर हिजबुल्लाह के पेजर सिस्टम्स में एक्सप्लोसिव्स छुपे हुए थे तो इसका मतलब है कि विद इन द टियर ऑफ हिजबुल्लाह भी किसी किस्म की पेनिट्रेशन हुई है। तो ये जो उनके कमांडर्स जिनकी डेथ हुई वो बड़े हाई टियर, फर्स्ट ईयर उनकी कमांड पोजीशन थी सबकी, और कई ज़ख्मी भी हुए। सो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग कोवर्ट स्ट्राइक अगेंस्ट हिजबुल्लाह बाय इज़राइल। लेट 2024 में, तकरीबन 2024 के एंड में, हिजबुल्लाह के जो लॉन्ग टाइम लीडर हैं हसन नसरुल्लाह, उनकी जब हलाकत हुई है जो कि इज़राइली स्ट्राइक से ही हुई है, वो कहा जाता है बहुत बड़ा सेटबैक था, बिकॉज़ उनकी लीडरशिप में हिजबुल्लाह ने बहुत अचीवमेंट्स की थी। अब 2025 जब से शुरू हुआ है तो US मीडिएट कर रहा है सीज़ फायर, एक बड़ा टूटा फूटा सा सीज़ फायर जो कि इन प्लेस नहीं होता। इज़राइल का जब दिल करता है वो अटैक कर देता
کرتا ہے, پھر حزب اللہ بھی اس کا جواب دیتا ہے. تو وہی کوششیں جو غازہ میں ہو رہی ہیں وہ کسی لیول پہ لیبنان میں بھی ہو رہی ہیں, صرف وہ خبروں میں کم آتی ہیں اور ہمارا فوکس زیادہ غازہ پہ رہتا ہے. سو وی ڈونٹ نو کہ دا ادر کنٹریز ان دا مڈل ایسٹ وہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ریکنسٹرکشن کی بات کر رہا ہے یو ایس, اور یہ کہا ہے کہ یو این کی بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے کہ حزب اللہ جو ہے اس کو ڈسارم کیا جائے, تو اگر حزب اللہ ہتھیار پھینک دیتا ہے تو ہم لیبنان کو ریکنسٹرکشن کے لیے تیار ہیں. اگست 2025 لیبنیز آرمی کو کہا گیا کہ آپ خود ایک پلان پریزنٹ کریں آن ڈسارممنٹ, اور یو ایس اور گلف اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں گی, وہ اس کو لنک کر رہی ہیں اکنامک ایڈ کے ساتھ, کہ اگر لیبنیز آرمی کنونس کر لیتی ہے ایک نیا فریم ورک جس میں حزب اللہ سرنڈر کرے اور آرمی اپنا ایک نیا فریم ورک بنائے, تو گلف اسٹیٹس اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ اکنامک ایڈ دینے کو تیار ہیں. لیکن حزب اللہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ لیبنان کی شیلڈ ہیں, ہم تو پروٹیکشن ہیں, اس ہمارے بغیر تو لیبنان ختم ہو جائے گا. ناؤ اٹس ویری امپورٹنٹ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حزب اللہ نیگوسیشنز بھی کر رہا ہے, حزب اللہ اپنے آپ کو ایک آرمی بھی کہتا ہے, ان کا وہاں پہ پولیٹیکل رول بھی ہے, تو لیبنان کا جو ایتھنک اور ریلیجس مکس ہے جس سے ان کا پولیٹیکل فیبرک بنتا ہے, ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں, کیونکہ وہاں پہ بڑا ڈائیورس ریلیجس نیٹ ورک ہے اور کمیونٹیز کا سسٹم ہے. ایک تو وہاں پہ شیعہ مسلمز ہیں, حزب اللہ کی مین بیس ہیں, اور جو بقا ویلی ہے یعنی ساؤدرن سارا جو لیبنان ہے یہ وہاں پہ کانسنٹریٹڈ ہے, اسی لیے اسرائیل جب بھی اٹیک کرتا ہے زیادہ تر وہاں پہ کرتا ہے. اسی طرح وہاں پہ سنی مسلمز بھی ہیں. ہسٹوریکلی دے آر لنکڈ ٹو گلف عرب اسٹیٹس, اور زیادہ وہ الائی کرتی ہیں, زیادہ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں ود دا ویسٹرن پاورز. پھر وہاں پہ ایک کرسچنس کا گروپ ہے جس کو میرونائٹ کرسچنس کہتے ہیں. یہ ایک بڑی پاورفل کمیونٹی ہے بیکاز ان کو ویسٹرن بیکنگ حاصل ہے اور جو پریزیڈنسی ہے اب اسی ساری ایتھنک مکس کی بیس پہ انہوں نے وہاں پہ اپنا پولیٹیکل سسٹم بنایا ہوا ہے. سو دا پولیٹیکل سسٹم از کرافٹڈ ان اے وے کہ جو میرونائٹ کرسچنس ہیں ان کے لیے پریزیڈنسی ریزروڈ ہے بائی لا, یہ ان کے لا میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ جو پریزیڈنٹ ہوگا لیبنان کا وہ اس کمیونٹی میں سے ہوگا. پھر وہاں پہ ڈروز ہیں, وہ بڑی اسمال کمیونٹی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈروز کے اوپر بھی پچھلے دنوں بڑے اٹیکس ہوئے تھے اور اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم تو انہیں پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں, اور سیریا میں جو اسد کو فیور کرنے والے گروپس ہیں وہ ڈروز کو اٹیک کر رہے ہیں, یعنی کہ عربز اٹیک کر رہے ہیں. یہ بڑے اسمال نمبر میں ہیں, یہ بہت انفلوئنشل سیکٹ ہیں اور لیبنان کے زیادہ تر ماؤنٹینس ایریاز میں رہتے ہیں. سو پولیٹیکل سسٹم کو اگر ڈسکس کریں تو یہی سیکٹیرین پاور شیئرنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی ان کا اسٹرانگ اسٹرکچر کہنا چاہیے کہ اتنے سارے جہاں پہ سیکٹیرین ایلیمنٹس ہوں ان کی پاور شیئرنگ جو ہے وہ بائی لا انشور کر دی گئی ہے. لیکن یہی پرابلمٹک بھی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ڈیڈ لاک بھی آ جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پریزیڈنٹ از آلویز کرسچن, پرائم منسٹر ہمیشہ سنی ہوتا ہے, اور جو پارلیمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ اسپیکر وہ شیعہ ہوتا ہے. سو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ڈیڈ لاک بھی کریٹ ہوتا ہوگا. کچھ چیزوں کو پارلیمنٹ میں بلاک کر دیتے ہوں گے کیونکہ جو پارلیمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ شیعاز ہیں. پرائم منسٹیریل لیول پہ جو سنی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈفرینٹلی سوچتے ہوں گے, اور پھر جو پریزیڈنٹ ہیں بے شک ان کا سیریمونیل رول ہے لیکن وہ کرسچن ہیں. سو فار حزب اللہ دا شیعہ بیس از اے سورس آف اسٹرینتھ, بٹ ادر گروپس ایکیوز اٹ آف ڈریگنگ لیبنان انٹو وارس, کہ آپ تو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں اور آپ وارز میں انوالو کرتے ہیں ہمارے ملک کو, لیکن پارلیمنٹ پہ زیادہ جو کنٹرول ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ حزب اللہ کا ہے. سو حزب اللہ از بوتھ این آرمڈ گروپ اینڈ اے پولیٹیکل پارٹی. ناؤ لیٹس ڈسکس کہ از حزب اللہ ریڈی ٹو گیو اپ دا ریزسٹنس. تو حزب اللہ تو اپنے آپ کو دا ریزسٹنس کہتی ہے اور اپنی آئیڈینٹی بالکل وہ اس چیز کے ساتھ ٹیگ کرتی ہے کہ ہم تو اسرائیل سے تب تک فائٹ کریں گے جب تک اسرائیل لیبنان کو گیو اپ نہیں کرتا, اس کو ہم تب تک ڈیفینڈ کریں گے اپنے ملک کو جب تک اسرائیل ہم پہ حملے کرنے بند نہیں کرتا. اور اسرائیل کیونکہ سمجھتا ہے کہ حزب اللہ از پارٹ آف این
एक्सटेंडेड आर्म ऑफ ईरान, तो इसलिए वो यहाँ पे मुस्तकिल हमले करता रहता है. दिस इज़ वाई इजरायली सिटीजन्स, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, अगर आप उनसे बात करें तो एट वन टाइम जब आपने इतने लंबे अरसे से पूरी एंटायर 19th सेंचुरी आपने सिविल वॉर और रियल वॉर में गुजारी हो, तो एट टाइम्स दे से कि वी डोंट केयर कि यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट आती है, ऑल वी वांट इज़ कि हिजबुल्लाह यहाँ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक वाहिद जो आर्म्ड रेजिस्टेंस हमारे मुल्क में मुस्तकिल चल रही है जिसकी वजह से इज़राइल हम पे मुस्तकिल हमले करता है, वो हिजबुल्लाह है. वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं. जो हिजबुल्लाह के नए लीडर हैं नईम कासिम, वो कहते हैं कि डिसआर्मामेंट और इस तरह की जितनी भी बातें हैं जिसमें रिकन्स्ट्रक्शन की बातें हो रही हैं, ये तो एक फॉरेन प्लान है और हम इसे रिजेक्ट करते हैं जब तक इज़राइल उन सारे इलाकों से विड्रॉ नहीं करता जिस पे उसने मुख्तलिफ़ वक्तों में कब्ज़ा किया हुआ है. एंड दिस इज़ ट्रू, इज़राइल ने कई इलाकों पे कब्ज़ा अभी भी किया हुआ है लेबनान में, और जब दिल करता है ब्लैंकेट बॉम्बिंग भी करता है और हमारे प्रिजनर्स रिलीज़ करें. ये सिर्फ हमास का ही मामला नहीं है कि वो कहते हैं कि इज़राइल के पास हमारे प्रिजनर्स हैं, हिजबुल्लाह भी यही कहता है. और ये कि गारंटी दे इज़राइल भी कि वो हम पे हमला नहीं करेंगे, हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर हम भी सोच सकते हैं कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है. बट इन अदर वर्ड्स, हिजबुल्लाह इज़ नॉट रेडी टू गिव अप इट्स वेपन्स एंड इज़राइल इज़ नॉट रेडी कि वो विड्रॉ करे उन इलाकों से जहाँ पे वो ऑलरेडी कब्ज़ा कर चुका है. सो ये एक डेडलॉक है. दिस इज़ द होल सिनेरियो कि क्यों इतनी ज़्यादा ख़बरों में लेबनान डिसआर्मामेंट का बार बार जिक्र हो रहा है. इकॉनमी इस वक्त इंतहाई बुरे हालात में है लेबनान की, कंसिस्टेंट एंड परपेचुअल वॉर की वजह से. यू कैन इमेजिन करेंसी वर्थलेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है. गल्फ़ स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो कहते हैं कि एड जो है वो डिपेंड करती है डिसआर्मामेंट पे. रीजन में शिफ्ट्स आ रहे हैं. यूएस, इज़राइल, सऊदी अरेबिया एंड कतर आर मोर अलाइंड देन बिफोर, और सब चाहते हैं कि इस एरिया से ईरान का इन्फ्लुएंस ख़त्म किया जाए, यानी कि लेबनान से. यूएन ने भी डेडलाइंस दे रखी हैं, कुछ पुरानी डेडलाइंस हैं, कुछ नई हैं. वो कहते हैं द पीस कीपिंग मिशंस मैंडेट और जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं वो सब फोर्स करती हैं कि एक दफ़ा टेबल पे बैठें और पावर बैलेंस के बारे में बात करें. हसन नसरुल्लाह की डेथ के बाद हिजबुल्लाह वीक हुआ है और इसलिए ये जो सारा अलायंस है इंक्लूडिंग द यूएन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो चाहते हैं यहाँ पे पीस हो किसी भी तरीके से, वो समझते हैं दिस इज़ द बेस्ट चांस, क्योंकि जितनी कमांड स्ट्रॉन्ग हसन नसरुल्लाह की थी उस तरह की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बनते बनते टाइम लगेगा. सो इन द डेकेड्स दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू पुश फॉर डिसआर्मामेंट. इज़राइल का जो रोल है वो अगेन वेरी नेगेटिव, वेरी एग्रेसिव. एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो मुस्तकिल कॉल्स दे रही है कि इज़राइल जो है वो बड़ी वाइड स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिविलियन प्रॉपर्टी इन साउथ पार्ट ऑफ लेबनान का ज़िम्मेदार है और दीज एक्शंस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एज वॉर क्राइम्स. ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ और जो कहती हैं कि बल्कि अभी ट्यूसडे को एक स्टेटमेंट आई है कि जो इज़राइल वहाँ पे मैनुअली एक्सप्लोसिव्स इंस्टॉल कर रहा है, आईईडीज़ कह दें, और फिर उसको जहाँ जहाँ वो ब्लास्ट होती हैं उसमें सिविलियंस मारे जाते हैं. फिर बुलडोज़र्स हैं जो सिविलियन स्ट्रक्चर को मुस्तकिल गिरा रहे हैं, यानी जो कुछ वो गाज़ा में कर रहे हैं वही कुछ वो साउथ पार्ट ऑफ लेबनान में कर रहे हैं जहाँ जहाँ उनका कब्ज़ा है, जिसमें घर भी शामिल हैं, मॉस्क्स भी हैं, सेमेटरीज़, कब्रिस्तान भी हैं, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, इवन प्ले ग्राउंड्स हैं, सॉकर पिचेस हैं, और तकरीबन 24 म्यूनसिपैलिटीज़ ऐसी हैं जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर चुका है अभी तक बुलडोज़ करके इज़राइल. सो दिस इज़ द सिचुएशन एंड आई थॉट के इस पे बात करनी चाहिए क्योंकि ख़बर इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन उस बहाने यू गेट टू नो कि बैकग्राउंड है क्या इस सारे सिनेरियो की. सो मिडल ईस्ट इस वक्त बहुत बड़ा एक केस है जिसमें हर मुल्क की एक अपनी कहानी है और किस तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ और यूएस मिल के वहाँ पर अपनी पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इन वन ऑफ माई वीलॉग्स कि वो समझते हैं कि ये मौका जो मिला है री थिंकिंग एंड री मैपिंग द मिडल ईस्ट इन अ वे कि सारी इज़राइल फ्रेंडली यूएस फ्रेंडली गवर्नमेंट्स इंस्टॉल कर दी जाएं और बॉर्डर जहाँ जहाँ पर रीमार्क करने हैं वो कर लिए जाएं. शायद ये मौका दोबारा ना मिले. तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन लेबनान. आई विल सी यू टुमारो.